हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करा के दे रहे हैं जिसका नाम है भारत में आर्थिक नियोजन। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम आपको 2 वीडियो बना के दिखाएंगे, जिसमें से पहला वीडियो होगा हमारा योजना आयोग का और दूसरा वीडियो होगा नीति आयोग का। दोनों के बारे में बच्चों हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएं। इस तरीके का हम पूरा का पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पूरे के पूरे टॉपिक हैं ये यूजी, पीजी, यूजीसी नेट तमाम जगह इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें आपको मिलेंगे, जहाँ पर हमने आपको सिस्टमेटिकल तरीके से यूजी, पीजी, यूजीसी नेट का कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। और अब हम शुरू करते हैं नीति योजना आयोग। देखिए सबसे पहले योजना आयोग या आर्थिक नियोजन का क्या मतलब है, पहले आर्थिक नियोजन का मतलब बना देते हैं कि देश के पास जो संसाधन है, देश के पास जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधन जो है वो सीमित है। यानी कि एक देश को अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर एक विकास करना है, तो विकास करने का एक रोड मैप भी बनाना पड़ेगा। तो जो विकास का रोड मैप है उसी को हम आर्थिक नियोजन बोलते हैं। यानी कि आर्थिक नियोजन का क्या मतलब है बच्चों? आर्थिक नियोजन से आशय देश के संसाधनों तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास से संबंधित पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करना। यानी कि हमारे जो लक्ष्य हैं, पूर्व निर्धारित लक्ष्य, ठीक है जी। मान लीजिए ये हमारा लक्ष्य है, यहां तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है, और मान लीजिए ये हमारा झंडा लग गया, यहां तक हमें पहुंचना है, ठीक है जी, इस लक्ष्य तक पहुंचना है। इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए हमें एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, और उस रोड मैप को ही हम बोलते हैं आर्थिक नियोजन। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो आर्थिक नियोजन का मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं आपको योजना आयोग की डेफिनेशन बता रहा हूँ, उससे भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी कि देश में क्या जरूरत है, क्या इस समय देश में रोड बनाने की ज़रूरत है या सड़क बनाने या बिजली की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है देश में, उनके अनुसार संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो बच्चों भारत में प्लानिंग की जो शुरुआत है वो काफ़ी समय पहले हुई। देखिए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत के लिए आर्थिक नियोजन, ठीक है, भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने विकास की 10 वर्षीय योजना का ढांचा प्रस्तुत किया। इसके बाद 1938 में इंडिया नेशनल कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अध्यक्ष बनाया गया, जिसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। वो एक कमेटी गठन की गई जिसका पर्पज ये था कि वो विकास के लिए प्लानिंग ढांचा तैयार करे। इसके अलावा 1944 में 4 प्रमुख उद्योगपति थे जिन्होंने 15 वर्षीय सूत्रीय योजना शुरू की, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने इस योजना के माध्यम से ये डिसाइड करने की कोशिश की किस तरीके से प्लान डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा 1944 में ब्रिटिश सरकार ने भी एक प्रयास किया और उन्होंने नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की। इसके अलावा मन्यसरण गांधीवादी योजना माना जाता है, उन्होंने 1944 में लॉन्च की। और आज़ादी के बाद एक सबसे पहले जो योजना प्रारंभ की या जो ढांचा तैयार किया वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। 1950 में सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। लेकिन विधिवत रूप से भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो 1951 में किया गया। 15 मार्च 1950 को डेट है जिसको योजना आयोग का गठन किया गया। और भारत का जो योजना आयोग है उसका जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है या आप कह सकते हो विचारधारा है, वो सोवियत संघ के जो नियोजन कार्यक्रम है उससे बहुत प्रभावित है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो सोवियत संघ के नियोजन कार्यक्रमों से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं नियोजन कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर भारत ने भी अपनी विकास योजना का प्रारंभ किया। तो इस तरीके से भारत में बच्चों योजना आयोग का गठन हुआ। अगर हम बात करें योजना आयोग के कार्य क्या क्या हैं,
तो योजना आयोग का पहला कार्य है देश में भौतिक यानी कि भौतिक, पूंजीय और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, यानी कि देश में कितने भौतिक साधन हैं, कितने मानवीय साधन हैं, कितने पूंजीगत साधन हैं, इन सबको अनुमान लगाने का काम योजना आयोग करता है। इसके अलावा सीमित साधन जो हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से उनका उपयोग किया जाए, इसके बारे में योजना बनाने का काम भी आप कह सकते हो आर्थिक नियोजन आयोग करता है या योजना आयोग करता है। इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करने का काम भी योजना आयोग करता है। इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए जो बाधक कारक हैं उनकी पहचान करना और उनको निवारण के उपाय ढूंढना, इसे भी आर्थिक नियोजन का ही काम माना जाता है। यानी कि योजना आयोग जो है वो ये सारे के सारे काम करता है बच्चों। तो योजना आयोग के जो उद्देश्य हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दो उद्देश्य हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है दीर्घकालीन उद्देश्य, दीर्घकालीन उद्देश्य, और दूसरा है अल्पकालीन उद्देश्य। तो बच्चों, अगर हम अल्पकालीन उद्देश्य की बात करें तो भारत में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं उन सबके अलग अलग उद्देश्य रहे, उनको हम अल्पकालीन उद्देश्य बोलते हैं। तो बच्चों, भारत में जो योजनाएं बनी है, देखिए उसको डेट को याद रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कई बार, हालांकि मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। तो मैंने उनको डेट याद रखने का एक तरीका निकाला हुआ है, शॉर्टकट आप कह सकते हो योजना आयोग के डेट याद रखने के लिए। देखिए, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं 555, ठीक है, 3 5 2 5 2 देन 5 तो इस तरीके से मैंने निकाला। इसका मतलब हमारा, देखिए अगर पहली योजना की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1950 में हमारी पहली योजना प्रारंभ हुई थी, ठीक है, 1950 में हमारी पहली योजना प्रारंभ हुई थी। उसके बाद ये योजना चलेगी 51 में हुई थी, ठीक है, 1956 तक। फिर दूसरी योजना जो होगी 1956 से लेके, ठीक है, 5 साल का गैप है तो 1961 तक। और तीसरी योजना जो होगी वो 1961 से लेके आप देखिए 1966 तक। इस तरीके से बच्चों 3 योजनाएं थी। उसके बाद 3 योजनाओं का गैप रहा, यानी कि 1966 से लेके 69 तक कोई भी योजना नहीं थी। तो चौथी योजना जो है वो 1966 से लेके, ठीक है, ये रही है 1970, इसमें जोड़ दीजिए तो 71 तक, सॉरी 69 से हुई है, 69 से हुई है, तो ये हो जाएगा 5 साल का 74 तक। फिर 5वीं योजना जो है, इस पे में याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना में 5वीं ऐसी योजना थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो ये योजना जो है वो 4 साल तक रही है बस, यानी कि 1974 से लेके 1978 तक। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 5 योजनाओं का समय पीरियड आ गया है। छठी योजना जो है वो 2 साल का गैप रहा उसके बाद योजनाओं में, यानी कि अगली जो छठी योजना है वो 1980 में स्टार्ट होती है और 1985 तक चलती है। उसके बाद जो 7वीं योजना है वो 1985 से स्टार्ट होती है और 1990 तक चलती है। तो ये हमारी योजनाओं का टाइम पीरियड है बच्चों। उसके बाद फिर से योजनाओं में 2 साल का गैप रहा है। इसका मतलब 8वीं योजना है वो 1992 से स्टार्ट होती है और 1997 तक चलती है। फिर उसके बाद 9वीं योजना 1997 से लेके 2002 तक रहती है। फिर 10वीं योजना जो है वो 2002 से लेके 2007 तक रहती है। फिर 11वीं जो योजना है वो 2007 से लेके 2012 तक रहती है। और 13वीं जो योजना है, सॉरी 12वीं जो योजना है, 12वीं जो योजना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हाँ 12वीं जो योजना है वो आपकी रहती है 2007 से लेके 2012 से लेके और 2017 तक। तो इस तरीके से बच्चों टोटल हमारी योजनाएं बनी, यानी कि हमारा टाइम पीरियड हमने आपको बता दिया है। तो आप याद रखिएगा तरीका क्या है, 3, फिर इसके बाद 3 का गैप, फिर 2 का गैप, 2 फिर 2 का गैप, फिर उसके बाद 5। तो इस तरीके से बच्चों टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। अगर हम बात करें बच्चों इसके दीर्घकालीन उद्देश्य की, तो एक बार पहले दीर्घकालीन उद्देश्य समझ लेते हैं, फिर आपको अलग अलग योजनाओं का, अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं का अलग अलग उद्देश्य क्या था वो भी हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि योजनाओं के जो योजना आयोग है उसका दीर्घकालीन में उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नंबर 1 वो है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि।
तो ये पहला उद्देश्य रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि देखिए किसी भी देश का जो विकास है वो बिना किसी डाउट के राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय, यहाँ पे हम वास्तविक राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि ये दर्शाता है कि देश में जो जीडीपी का स्तर है वो बढ़ा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करने से। क्योंकि अगर देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा ही नहीं तो वो देश जो है वो विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए योजनाओं का जो उद्देश्य रखा गया वो रखा गया वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना। साथ ही साथ ये आवश्यक है कि जनसंख्या में जो वृद्धि है उससे ज़्यादा विकास की दर रहे। तो इसीलिए हमारा जो मेन फोकस रहा वो प्रति व्यक्ति आय पर वृद्धि पर रहा। तो ये हमारा योजनाओं का पहला उद्देश्य है बच्चों। इसके अलावा पूर्ण रोजगार हमारा उद्देश्य है, यानी कि योजनाओं का जो दीर्घकालीन उद्देश्य रहा वो पूर्ण रोजगार स्थापित करना रहा। क्योंकि देखिए विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे वो भौतिक संसाधन हो, उनका पूर्ण उपयोग हो। क्योंकि अगर कोई भी देश का संसाधन बेरोजगार रह जाता है, उसका पूर्ण उपयोग नहीं होता, तो वो देश के आर्थिक विकास में बाधक साबित होगा। तो देश के विकास के लिए आवश्यक है कि देश में उपलब्ध सभी मानवीय संसाधनों का और भौतिक संसाधनों का उपयोग हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने अपना जो दीर्घकालीन उद्देश्य है वो पूर्ण रोजगार स्थापित करना रहा। हालांकि आप जानते हो कि ये पूर्ण रोजगार को जो लक्ष्य है वो केवल लक्ष्य ही बना रह गया, वास्तव में तो हमारा नहीं हुआ। लेकिन देश में कई ऐसे योजनाओं में कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि रोजगार में सृजन में वृद्धि हो। तीसरा बच्चों न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण हमारा लक्ष्य रखा गया। न्यायोचित वितरण का क्या मतलब है बच्चों? न्यायोचित वितरण का मतलब है योजनाओं में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पे ध्यान दिया गया और साथ ही साथ इस तरीके के प्रोग्राम चलाए गए जिससे निर्धनता का जो लोग हैं, निर्धनता रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं वो ऊपर आए। क्योंकि विकास का जो लक्ष्य है अगर वो न्यायोचित नहीं है, अगर जो आय में असमानता बढ़ती है तो इस तरीके का जो असमानता है वो वर्ग संघर्ष को जन्म देगा, वो सामाजिक अशांति को जन्म देगा। तो भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज़ादी के समय निर्धनता रेखा से नीचे था। तो योजना आयोग का ये लक्ष्य बनाया गया किस तरीके से उस निर्धनता को दूर किया जाए या गरीबी को दूर करके लोगों को मुख्य धारा में या जीवन के स्तर की मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये भी योजना आयोग का बच्चों एक उद्देश्य रखा गया जिसके बारे में हमने आपको बात की। चौथा उद्देश्य रखा गया बच्चों वो है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का भी एक लक्ष्य रखा गया। आर्थिक स्थिरता का क्या मतलब बच्चों? यहाँ पे आर्थिक स्थिरता का मतलब है देश में होने वाले मंदी और तेजी को रोककर एक स्मूथ लेवल पे जीडीपी के लेवल को बढ़ाया जाए। तो ये भी हमारा लक्ष्य रखा गया। तो इसमें बच्चों राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति प्रभावशाली है। तो योजना आयोग का जो लक्ष्य है वो इस तरीके से सिस्टमेटिकल बनाना था ताकि देश में आने वाले उच्चावचनों को रोका जा सके। क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर मंदी आती है तो अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, तेजी का भी बुरा असर पड़ता है। क्योंकि तेजी की स्थिति में कीमतें बढ़ती हैं, मंदी की स्थिति में बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये सारी की सारी समस्या को दूर करने के लिए आर्थिक स्थिरता का लक्ष्य रखा गया। अगला जो लक्ष्य है बच्चों है वो आर्थिक आधुनिकीकरण। यानी कि योजना आयोग का एक उद्देश्य आधुनिकीकरण था। इसका मतलब है नई मशीनों का प्रयोग, नई तकनीक का प्रयोग। क्योंकि विकास के लिए नई मशीन और नई तकनीक का प्रयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ये लक्ष्य रखा गया कि आधुनिक यानी कि मशीनों का आधुनिकीकरण हो और पूंजीगत संपत्तियों को आयात करने में छूट दी गई। इसी कारण से ये सारा का सारा देश का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा बच्चों आत्मनिर्भरता। यानी कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया, यानी कि देश में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत फूड ग्रेन तक विदेशों से मंगाता था। तो योजना का एक उद्देश्य ये भी रखा गया कि किस तरीके से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने ताकि जितनी भी वस्तुएं हैं कम से कम उन वस्तुओं का तो कम से कम हम आयात ना करें जिनका उत्पादन देश में करना संभव है। इसीलिए भारत की अगर प्रारंभिक नीतियों को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ज़्यादा ध्यान जो था वो था हमारा आयात प्रतिस्थापन पर और निर्यात संवर्धन पर। यानी कि भारत में आयात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए जिससे कि विदेशी वस्तुएं जो हैं वो कम से कम देश में आएँ। बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग की जितनी भी पॉलिसीज़ रही हैं जिनको मैं आने वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा अभी, जिसमें हम आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बताएंगे कि सारे के सारे अलग अलग योजनाओं में अलग अलग उद्देश्य क्या रहा।
और MCQ क्वेश्चन बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है अगली वाली। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि भारत में योजनाओं के कई सारे उद्देश्य रखे गए, कई सारी विशेषताएं थी। जैसे पहली विशेषताएं थी 1951 से पहले की बात कर रहे हैं, 1991 से पहले की बात कर रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक भरोसा किया गया। निजी क्षेत्र के मतलब सरकार का जो पूरा फोकस रहा वो सार्वजनिक क्षेत्र के डेवलपमेंट में रहा। अगर आप 1956 की औद्योगिक नीति को देखते हो तो वहां पर स्टार्टिंग में हमारा सारा का सारा फोकस जो था वो सार्वजनिक क्षेत्र के डेवलपमेंट पे लगा रहा। हालांकि 1991 के बाद हमारी नीति में परिवर्तन आया, जो कि आपको हमारी योजना आयोग की नीति में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास हो, इसके अलावा लघु उद्योगों को संरक्षण और बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन किया जाए, ये हमारी योजनाओं की विशेषता रही। इसके अलावा जो सामरिक महत्व के उद्योग हैं उन पर हमने विशेष ध्यान दिया। इसके अलावा बचत और निवेश में वृद्धि की कोशिश की गई। विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने की नीति अपनाई गई। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन और आयात संवर्धन की नीति अपनाई गई, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसी तरीके से विदेशी पूंजी पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, जिससे कि विदेशी पूंजी जो है वो देश में डायरेक्टली ना खरीदे। मतलब हम तकनीक खरीद सकते थे विदेशों से, विदेशी हमारे यहाँ निवेश कर सकते थे, लेकिन ये कोशिश की गई कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम से कम आए। हालांकि 1951 के बाद देखोगे तो कई तरीके की पॉलिसी चेंज आई, जिसको हम आर्थिक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, आर्थिक मतलब सुधार के नाम से जानते हैं, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की जो नीतियां हैं वो आई। तो वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के ऊपर बच्चों हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको डिटेल में आपको इन तीनों के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल बच्चों में इस वीडियो में आपको इतना ही करा रहे हैं। अगली जो वीडियो होगी, जो कि इसका पार्ट ही है, लेकिन हम आपको अगली वीडियो में आपको बना देंगे, उसमें हम आपको अलग अलग योजनाओं में अल्पकालीन में क्या क्या उद्देश्य रहे उसके बारे में डिटेल में हम आपको डिस्कस कर लेंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको UG, PG, UGC नेट से रिलेटेड तमाम कोर्सेज मिलेंगे, जो कि लगभग 200 से ज़्यादा हैं। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारा का सारा हमारे कोर्स के माध्यम से पूरा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।